हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 और जिसकी हेडिंग है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड और इसके अलावा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले यूनिट के बारे में और साथ ही साथ में एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें एनसीईआरटी में बता रखी हैं, जो मैं आपको समझा देती हूँ। फिर हम मेन चैप्टर की हेडिंग को समझते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का जो नेम दे रखा है उनका नाम है कैथरीन इसउ। कैथरीन इसउ के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको ध्यान में रखना है। कैथरीन इसउ ने हमें ये बताया था कि कर्ली टॉप वायरस प्लांट में फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि यूनिट में जो बेसिक पॉइंट दे रखे हैं उसके बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। देखो, ये क्लास 11th एनसीईआरटी की सेकंड यूनिट है और इस यूनिट का नेम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस यूनिट में हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट और एनिमल की स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जो स्टडी कर रहे हैं, जो बाहर से हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम इंटरनल लेवल पर जाकर के हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो चैप्टर नंबर 5 में तो फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर एक टर्म दे रखी है फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिफरेंशिएट कर रखा है। और ये जो 5 किंगडम है उनके नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो प्लांटी किंगडम है इसको भी फिर आगे चल करके 5 डिवीजन में बांट रखा है। किसमें बांट रखा है? 5 डिवीजन में बांट रखा है। और ये जो 5 डिवीजन है इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 3 में जाकर के आप ये बेसिक चीजें समझ सकते हो। एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। इस अर्थ पर जितने भी प्लांट है उनमें उन प्लांट में से जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है वो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट जो टर्म दे रखी है वो इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इस यूनिट में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हम यहाँ पर इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले बोल रखा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आईज और लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप। इस अर्थ पर जितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमें कैसे पता चला? सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं प्रेजेंट थे तो हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते थे। हम देखते थे कि अच्छा ये डिफरेंट टाइप का है, ये डिफरेंट टाइप का है। कैसे पता चलता था? उनकी बाहर की जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके हम सारी बातें पता लगाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग लेंसेज, इन सब का डिस्कवरी हुई तो चीज़ों को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने लगे। सीधी सिंपल लैंग्वेज ये है कि हमें इस अर्थ पर डाइवर्सिटी का कैसे पता चला? हमें उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन है उसको हमने देखा और उसके बेसिस पर हमें डाइवर्सिटी का पता लगाया। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रोस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हमने तैयार किया लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसको बारे में जो हमें पता लगाया, तो हमने इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को ध्यान में रखा। In addition, observable and perceivable living phenomena were also recorded as part of this description. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन हमने तैयार किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इसमें हमने इन लिविंग की बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से लिविंग फिनोमिना होते हैं जिनको हम इजीली ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं, जिनके बारे में बेसिक हम पता लगा सकते हैं, उसके बेसिस पर भी हमने लिविंग को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैं इस पूरे कंप्लीट पैराग्राफ का आपको ओवरव्यू दूं तो इस
कंप्लीट पैराग्राफ में ये बात समझा रखी है कि इस अर्थ पर लिविंग की बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता चला? हमें उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख करके पता चला। पहले तो हमने सीधा अपनी आंखों से देखा और फिर धीरे धीरे अलग अलग जो है इक्विपमेंट डेवलप हुई, मैग्नीफाइंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू हमने देखा। फिर धीरे धीरे हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने लगे। तो शुरुआत में क्या होता था, सिर्फ लिविंग की जो डाइवर्सिटी है उसके बेसिस पर उसका एक सीक्वेंस बना लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया जाने लगा कि ये जो लिविंग है इनकी इंटरनल लेवल पर जाकर के जब इनमें बायोमोलिकुल्स जो प्रेजेंट है उनकी हमने स्ट्रक्चर को समझा, तो हमें इन लिविंग की बॉडी में क्या क्या कैसे कैसे एक्टिविटीज हो रही है उनके बारे में भी हमें बेसिक बातें पता चलने लगी, जिसका बहुत ज़्यादा यूज रहा जब हम लिविंग को उनके इवोल्यूशन के बेसिस पर अरेंज करते हैं उनको समझने में। ये कंप्लीट इस पैराग्राफ का मीनिंग है। अब हम मेन चैप्टर पर चलते हैं और मेन चैप्टर जो है उसकी हेडिंग है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो, एक्सटर्नल लेवल पर आप उसकी स्टडी कर रहे हो, बाहर से जो आपको दिख रहा है उसकी स्टडी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपको समझाया ही कि अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनको 5 किंगडम में बांट दिया, और इन्हीं 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांटी किंगडम, और इस प्लांटी किंगडम को फिर 5 डिवीजन में बांट दिया गया, और इन 5 डिवीजन में से ही एक डिवीजन है कौन सा? एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसी में सिर्फ फ्लावर देखने को मिलता है, इसीलिए एंजियोस्पर्म को ही क्या बोल देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोल देते हैं। चैप्टर की फर्स्ट लाइन में बोला गया है, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। कि जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिनमें वस्कुलर बंडल अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मतलब ये है कि प्लांट में वाटर और न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरत होती है जाइलम की, और प्लांट में जो फूड बनता है उसको प्लांट के अदर पार्ट्स में ले जाने के लिए जरूरत होती है फ्लोएम की। तो ये जब अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल मिला करके। तो जो हायर प्लांट्स उसको बोलेंगे जिनमें ये चीजें अच्छी खासी डेवलप हो गई है। तो हायर प्लांट्स में काफी ज्यादा वेराइटी देखने को मिलती है, ये बात बताई गई है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, एक ही टाइप के प्लांट नहीं मिलते, काफी टाइप के प्लांट मिलते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है, उसमें भी अगर हम देखें तो हमें एक लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसके लेवल पर? एक्सटर्नल लेवल पर भी। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये सारे प्लांट जो हैं इनमें कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्म वाले। इनमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये कैरेक्टर हैं किसके? एंजियोस्पर्म के, फ्लावरिंग प्लांट की। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है इन चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड। चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा? प्लांट किंगडम। We talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. तो इसके बारे में हमने बताया है कि टाइम टू टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए, उनको अलग अलग कैटेगरी में, ग्रुप में रखने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई। तो अगर हम चैप्टर नंबर सेकंड में देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अगर हम देखें सेकंड नंबर वाले चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और सबसे वैलिड जो क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 1969 में दिया था किसने? R.H. विटेकर ने। और चैप्टर नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो प्लांट को भी आगे जाकर के कैटेगराइज करने की कोशिश की, इसके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। जैसे कि सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही प्लांट को जो है वो बांट दिया जाए। ऐसा 2 साइंटिस्ट ने किया था। एक तो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और साथ ही साथ में जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने अलग से प्लांट को भी कैटेगराइज करने की कोशिश की थी, और इन्होंने प्लांट को कैटेगराइज किया सिर्फ प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, और एक साइंटिस्ट हुए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। एरिस्टोटल जो है उन्होंने प्लांट को वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है वो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन इनमें सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को ही, लेकिन इनमें सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल बोला जाता है। उसके बाद में प्लांट को और डिवाइड किया गया। प्लांट को नेक्स्ट जो डिवीजन किया गया वो किया बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया?
एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मतलब मोर्फोलॉजी के साथ साथ प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखा और इसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और फिर एक क्लासिफिकेशन और आता है प्लांट किंगडम में, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो क्लासिफिकेशन जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर को तो ध्यान में रखा ही, लेकिन मेनली हमने फोकस किया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, किसका किससे ओरिजिन हुआ है इसके ऊपर हमने फोकस किया। तो इसी लाइन में ये बोला गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन वाली बात है ना, ये चैप्टर नंबर 2 और 3 में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्लांट्स को हमने कैटेगराइज किया है। In chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. तो चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात की है और उसका बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल और कुछ एक्स्ट्रा में कैरेक्टर्स। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition. अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करना चाहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन और कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीफ जो है वो मॉडिफाइड होकर के कुछ और स्ट्रक्चर बना सकती है कि नहीं बना सकती, फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड होकर के कुछ और स्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं बना सकता, स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होकर के कुछ और स्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो ये बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट, जैसा कि प्लांट में देखने को मिलता है उसके आसपास के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कैक्टस डेजर्ट वाला जो रीजन है ना, मरुस्थल वाला रीजन, वहां पर एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं कैक्टस। नॉर्मली प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो होती है उसकी लीफ, लेकिन कैक्टस में जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो वो कैक्टस की क्या है, वो कैक्टस का है स्टेम। रीजन क्या है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर का लॉस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी है, और अगर प्लांट ने उसमें नॉर्मल लीफ प्रेजेंट रही तो वाटर का लॉस होता रहेगा। तो वहां के प्लांट ने क्या मॉडिफिकेशन किया, लीफ को तो कन्वर्ट कर लिया किसके फॉर्मेट में, स्पाइन के फॉर्मेट में, और जो स्टेम है उसको ग्रीन कर दिया कि आप तो कर लो फोटोसिंथेसिस और लीफ हो जाएंगी छोटी छोटी, ताकि उससे क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस कम होगा। तो प्लांट क्या कर लेते हैं, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने में अडेप्टेशन कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटाट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए, क्लाइंबिंग के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। क्लाइंबिंग के लिए मैं आपको बात बताती हूँ। नॉर्मली जो प्लांट होता है उस प्लांट में लीफ के पास में जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। कुछ प्लांट्स में जैसे कि जो गार्ड फैमिली होती है, गार्ड फैमिली जैसे कि पंपकिन वाली, कुकुम्बर वाली, इस फैमिली में क्या होता है, ये एक्सिलरी बड जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किस में हेल्प करेगी, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। ओके, प्रोटेक्शन के लिए अगर एक्सिलरी बड जो है, यहाँ पे एक्सिलरी बड जो है मॉडिफाइड होकर के स्पाइन बना ले, जैसे कि किस में देखने को मिलता है, सिट्रस में देखने, नींबू में, लेमन में देखने को मिलता है। तो ये मॉडिफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem and leaves. अगर आप किसी वीड को उखाड़ करके देखिए उसमें आपको रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगी। They may be bearing flower and fruits. उनमें फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. जो प्लांट होता है उसका सोइल में जो पार्ट होता है वो मिलकर के बनाता है प्लांट का रूट सिस्टम, और सोइल के अबोव जो पार्ट होता है वो मिलकर के बनाता है प्लांट का सूट सिस्टम। ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना